हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। प्रीवियस वीडियो लेसन में जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि एक वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया या किसी होस्ट की सेल के ऊपर इन्फेक्शन करता है और उसकी हेल्प से ये अपनी नंबर्स को बढ़ाता है। जैसे ही एक वायरस दूसरी किसी सेल के ऊपर इन्फेक्शन करता है वहाँ से ये दो साइकिल्स में एंटर कर सकता है। एक साइकिल इसका होता है लाइटिक साइकिल और दूसरा साइकिल होता है इसका लाइसोजेनिक साइकिल। इन्हीं दोनों साइकिल्स के बारे में आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम ये जानेंगे कि वायरस को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। आज का वीडियो लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा क्योंकि आज के वीडियो लेसन में आप लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे और इनसे आए हुए कुछ क्वेश्चंस को भी हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आज के वीडियो लेसन में हम सबसे पहले वायरस के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। वायरस का लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले हमें एक बेसिक मैकेनिज्म का पता होना चाहिए जिसे कहा जाता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के बारे में आपने बैक्टीरिया के अंदर भी पढ़ लिया था। जब हमने बैक्टीरिया पढ़ा था तब वहां पर हमने ट्रांसडक्शन की पूरी मैकेनिज्म को अच्छे से समझा था। ट्रांसडक्शन के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर मैं कर चुका हूं, इसलिए यहाँ पर आज के वीडियो लेसन में हम ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को थोड़ा सा क्विकली करेंगे। तो ट्रांसडक्शन एक मैकेनिज्म होता है जिसको ऑब्जर्व किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था जिंडर एंड लीडरबर्ग ने। जिंडर एंड लीडरबर्ग ने यह ऑब्जर्व किया कि जब एक बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन होता है, जब बैक्टीरियोफेज अपने नंबर्स को बढ़ाता है या मल्टीप्लाई करता है तो वो जो बैक्टीरियोफेज होता है वो बैक्टीरिया के डीएनए को भी ट्रांसफर कर देता है और इससे बैक्टीरियोफेज के साथ साथ बैक्टीरिया का जो डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है और इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहा जाता है। जिस बैक्टीरिया के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा था उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला के अंदर इन्होंने देखा कि जब इसके ऊपर एक बैक्टीरिया आकर के इन्फेक्शन करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का, ये एक बैक्टीरिया की सेल को पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी ये दूसरी सेल में पहुंचा देता है। इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन यहाँ पर कहा गया है। आज के वीडियो लेसन में आप वायरस के दोनों टाइप के लाइफ साइकिल यानी लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में समझेंगे और ट्रांसडक्शन भी आपको मैं समझा दूंगा साथ साथ ही। तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक वायरस इन्फेक्ट करता है दूसरे बैक्टीरिया को मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उसका पहला स्टेप ये होता है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो अटैच हो जाता है की सेल से। ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है इसके 5 के 5 स्टेप्स आप पढ़ चुके हैं। उन स्टेप्स को यहाँ पर हम थोड़ा क्विकली करेंगे यानी कि उन स्टेप्स को हम थोड़ा छोड़ देंगे, सीधा का सीधा हम अपने टॉपिक पर आएंगे। तो यहाँ पर जो वायरस जैसे इन्फेक्ट करता है एक सेल को ये अटैच कर जाता है। अटैच करने के बाद में अपने जेनेटिक मटेरियल को ये सीधा बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा देता है। अब बैक्टीरिया के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जैसे ही पहुंचता है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ एसोसिएट हो जाता है। अब यहाँ से हमारे सामने दो स्टेजेस आती है यानी दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर पैदा होती है। पहली जो पॉसिबिलिटी होती है वो ये होती है कि जो वायरस है वो लाइटिक साइकिल में चला जाता है और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि वायरस जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर कर जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, क्या लाइटिक साइकिल है क्या लाइसोजेनिक साइकिल है, वो हम समझेंगे। अभी तक आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई होगी कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के ऊपर एक बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन करके बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ दिया है। अब दो पॉसिबिलिटी है, एक लाइटिक साइकिल और दूसरी लाइसोजेनिक साइकिल। तो सबसे पहले हम लाइटिक साइकिल के बारे में समझते हैं। यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक बैक्टीरिया की सेल है और इस बैक्टीरिया की सेल के पास यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल है जो आपको मैंने रेड कलर में बना दिया है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये बैक्टीरिया का है और ये जो ग्रीन कलर का डीएनए आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का डीएनए है ये एक वायरस का डीएनए है। तो वायरस ने अपना जो डीएनए है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ एसोसिएट कर दिया है इस तरह से। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको मैं 2 स्ट्रैंड्स में यहाँ पर बना रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है।
बैक्टीरिया का और उसके साथ इंटीग्रेशन हो गया है वायरस के डीएनए का। अब यहाँ पर लाइटिक साइकिल के अंदर जो वायरस होता है वो क्या करता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लाइटिक साइकिल में जब एक वायरस जाता है तो ये सबसे पहले अपने लिए सारे के सारे जो नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करता है। यानी इसको अपने लिए क्या क्या चाहिए, इसको एक कैप्सिड प्रोटीन चाहिएंगे, अपने लिए बाहर का जो कवर है, हेड है, वो बनाएगा, ये टेल बनाएगा, टेल फाइबर्स बनाएगा। तो उनको बनाने के लिए इसको कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले उन सारे के सारे एंजाइम्स को सिंथेसाइज कराता है। यहाँ से ये जो बैक्टीरिया की सेल है इसका इस्तेमाल करता है और सारे के सारे एंजाइम्स जिनकी इसको जरूरत पड़ने वाली है उनको सिंथेसाइज करा लेता है। अब इन एंजाइम्स को सिंथेसाइज कराने के बाद में ये अपने जेनेटिक मटेरियल की बहुत सारी कॉपीज तैयार कराता है और उसके साथ ही ये अपने कैप्सिड की भी बहुत सारी कॉपीज बनवा लेता है। तो यहाँ पर हम 2 कैप्सिड बना रहे हैं। एक कैप्सिड ये मैंने बना दिया यहाँ पर और एक और यहाँ पर कैप्सिड हम बना लेते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक बैक्टीरिया के अंदर वायरस ने अपने लिए सारी की सारी चीजें बनवा ली हैं। सबसे पहले इसने कुछ एंजाइम्स बनवाए, फिर इसने यहाँ पर अपने लिए हेड वाला पोर्शन, टेल वाला पोर्शन भी बनवा लिया है। और इसके साथ ही ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आप इसको ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं, ये अपने जेनेटिक मटेरियल की भी कॉपीज तैयार करा लेता है। तो इस तरह से इसने अपने जेनेटिक मटेरियल की भी कॉपीज तैयार करा ली है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो लाइटिक साइकिल का मेन पॉइंट है, यहाँ पर मेन इवेंट होती है। मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब एक वायरस ने बैक्टीरिया से अपने लिए रिक्वायर्ड सारी की सारी चीजें सिंथेसाइज करा ली हैं तो जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अभी तक जो बैक्टीरिया का डीएनए पूरी तरह से सर्कुलर फॉर्म में था वो ब्रेक डाउन हो जाता है और बैक्टीरिया की सेल पूरी तरह से लाइज हो जाती है, यानी कि बैक्टीरिया की सेल बस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर लाइटिक साइकिल के अंदर ये होता है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स हम इसके कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक बैक्टीरिया का डीएनए ड्रॉ कर लेते हैं जिसके छोटे छोटे पार्ट्स हो चुके हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो भी बहुत ही स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक सर्कुलर डीएनए था बैक्टीरिया का जिसके साथ वायरस का डीएनए अटैच हुआ, उसने सारे के सारे एंजाइम्स वगैरह बनवा लिए और फिर इसने वायरस ने बैक्टीरिया के डीएनए को पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पर जो असेंबली होती है वायरल पार्टिकल्स की, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, जब वो कैप्सिड के अंदर एंटर करता है तो इसके साथ कुछ पार्ट्स बैक्टीरियल डीएनए के भी एसोसिएट हो जाते हैं। यानी कि ये एक डीएनए है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन कलर का डीएनए है, ये एक वायरस का डीएनए है और ये जाएगा इस कैप्सिड के अंदर। जैसे ये इस कैप्सिड के अंदर एंटर करता है इसके साथ में एक बैक्टीरिया का कुछ पार्ट भी चला जाता है। तो यहाँ पर जो कैप्सिड है, इस कैप्सिड को मैं यहाँ पर एनलार्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक वायरल पार्टिकल है, ये बैक्टीरिया की सेल के अंदर है। इसने यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल से अपने लिए डीएनए को सिंथेसाइज करा लिया है और ये जो डीएनए है इसके अंदर चला गया है। इस तरह से ये एक वायरस पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसके अंदर जो डीएनए गया है, क्योंकि इसने बैक्टीरिया का डीएनए डिसइंटीग्रेट कर दिया था, तो कुछ डीएनए बैक्टीरिया का भी इसके साथ एसोसिएट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है जिसके पास बैक्टीरिया का भी डीएनए है और अपना भी डीएनए है, जब किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर आकर के इन्फेक्शन करता है, तो इसके थ्रू बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में पहुंच जाता है। तो ये प्रोसेस होता है लाइटिक साइकिल का। लाइटिक साइकिल जो होता है ये वायरुलेंट साइकिल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज है वो अपनी पूरी एग्रेसिव कंडीशन में है, यानी पूरा गुस्सा आया हुआ है बैक्टीरियोफेज को और ये पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुला हुआ है एक बैक्टीरिया को। अब जो बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस होता है, इसमें बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बैक्टीरिया की सेल बस्ट हो जाती है, उसके डीएनए के भी छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के डीएनए को लेकर भी चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो साइकिल होता है, इसको हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। लाइटिक साइकिल में यहाँ पर आप वही सारी चीजें देख रहे होंगे। यहाँ पर एक बैक्टीरियोफेज अटैच हो रहा है, बैक्टीरियोफेज ने यहाँ पर अपना डीएनए बैक्टीरिया की सेल के अंदर भेज दिया है और यहाँ पर इसने अपने लिए कैप्सिड्स वगैरह बनवा लिए हैं। अब इसके अंदर असेंबल हो गया है सारा का सारा डीएनए और इस डीएनए के अंदर यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी है और एक बैक्टीरिया का डीएनए भी है। अब बैक्टीरिया की सेल को बस्ट करके बहुत सारे नए बैक्टीरियोफेजेज यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। लाइटिक साइकिल को वायरुलेंट
साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया की सेल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो ये पहला प्रोसेस होता है जिसको हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। जब एक बैक्टीरियोफेज का डीएनए वायरस के डीएनए से एसोसिएट हुआ था तो ये पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास थी। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो बैक्टीरियोफेज होता है वो वायरुलेंट कंडीशन में नहीं रहता है, यानी अब वो गुस्से में बिल्कुल भी नहीं है, वो एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर भी सेम वही इवेंट होते हैं लेकिन थोड़े से चेंजेस यहाँ पर आ जाते हैं। एक सेल है आपके पास बैक्टीरिया की और इसके ऊपर एक इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो यहाँ से अंदर पहुँच गया इस तरह से। ये जो रेड कलर का डीएनए आप देख रहे हैं ये एक बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। यहाँ पर ग्रीन कलर का डीएनए मैं बना देता हूँ बैक्टीरिया का डीएनए। ये जो डीएनए है ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाकर के एसोसिएट हो जाता है। अभी यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, अपने लिए कोई भी चीज़ सिंथेसाइज नहीं करवाएगा, बस सिंपली ये जाकर के किसी स्पेसिफिक साइट पर अटैच हो जाता है। अब इस कंडीशन में जब एक वायरल का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ एसोसिएट होता है तो हम इसको प्रोफेज कहते हैं, यानी अब ये प्रोफेज में एंटर कर चुका है। ये जो फेज है इसकी ये किसी भी तरह से वायरुलेंट नहीं है। यहाँ पर ये बैक्टीरिया की सेल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बैक्टीरिया की सेल के साथ एक स्पेसिफिक साइट पर ये अटैच हो जाता है। अब इसके अंदर जो इस साइकिल को हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं या नॉन वायरुलेंट फेज भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया की सेल है वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और जब ये बैक्टीरिया नेचुरली अपने आप ही प्राकृतिक रूप से बाइनरी फिशन से डिवाइड होगा, एक सेल से 2 सेल इसकी बनेगी, तो आधा आधा डीएनए इसके अंदर चला जाएगा। कुछ डीएनए का पार्ट इसके पास अपना होगा और कुछ डीएनए का पार्ट इसके पास वायरस का होगा। तो इस तरह से ये जो सेकंड साइकिल होता है इसको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो सिंपली वायरस के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के डीएनए को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, बैक्टीरिया सर्वाइव करता है और कई जनरेशन तक उसके साथ वायरस का जो डीएनए होता है वो पहुंचता रहता है आगे। यहाँ पर वही चीज़ आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर यहाँ पर बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया, बैक्टीरियोफेज ने अपना ये डीएनए इस तक पहुंचा दिया। ब्लैक कलर का जो डीएनए आप देख पा रहे हैं ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है और ये पिंक कलर में आप देख पा रहे हैं ये एक बैक्टीरिया का डीएनए। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोफेज। यहाँ पर जब वायरस का डीएनए बैक्टीरियोफेज का डीएनए जब बैक्टीरिया के डीएनए से एसोसिएट होता है तो इस फेज को हम प्रोफेज कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आ चुका है, आपको ये याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि जो प्रोफेज होती है वो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होती है। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ एसोसिएट हो जाता है तो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, सिंपली एक स्पेसिफिक साइट पर जाकर के वो उससे जुड़ जाता है। इस अवस्था को, इस कंडीशन को हम प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज के अंदर जैसे ही एंटर करता है इसके बाद में बाइनरी फिशन होता है और 2 हिस्सों में बैक्टीरिया की सेल डिवाइड हो जाती है और इस तरह से बैक्टीरिया के साथ साथ वायरस का डीएनए भी दूसरी सेल्स के अंदर ट्रांसफर होता रहता है। तो ये होता है लाइसोजेनिक साइकिल बैक्टीरियोफेज का। अभी तक आपने बैक्टीरियोफेज के अंदर दोनों टाइप के लाइफ साइकिल समझ लिए हैं। इन लाइफ साइकिल्स में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आया होगा, उन डिफरेंसेस को भी हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो लाइटिक साइकिल होता है इसमें बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया की सेल को इन्फेक्ट करता है। ये चीज़ हमने पढ़ी लाइसोजेनिक साइकिल में भी कि यहाँ पर एक बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की सेल को इन्फेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरिया की सेल है लाइटिक साइकिल में पूरी की पूरी जो बैक्टीरिया की सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा नहीं होता है, बैक्टीरिया की सेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो सर्वाइव करती है। क्योंकि बैक्टीरिया की सेल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इसलिए लाइटिक जो साइकिल होता है इसको बैक्टीरिया की वायरुलेंट फेज कहा जाता है। लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया की सेल सर्वाइव कर रही है इसलिए हम इसको नॉन वायरुलेंट या टेम्परेट फेज कहते हैं। जो लाइफ साइकिल होता है लाइटिक साइकिल के अंदर बैक्टीरियोफेज का उसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक्चुअली अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में आपने देखा कि वायरस की कोई भी नंबर्स यहाँ पर नहीं बढ़ रही हैं, वायरस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, सिर्फ ये एक दूसरा साइकिल भर है। तो इसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों डिफरेंसेस को आप समझ गए होंगे अच्छे से। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बना करके पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि वायरस का जो रिप्रोडक्टिव फेज है
वो कौन सा साइकिल है, यानी वायरस जो है रिप्रोडक्शन लाइटिक साइकिल में करता है या लाइसोजेनिक साइकिल में करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वायरस जो है वो लाइटिक साइकिल में अपना रिप्रोडक्शन करता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में कौन सा जो साइकिल होता है वो वायरुलेंट होता है। तो आप बता सकते हैं कि जो लाइटिक साइकिल है वो वायरुलेंट होता है और जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है वो टेम्परेट होता है या नॉन वायरुलेंट होता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा करके इन दोनों साइकिल से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इन दोनों साइकिल्स की हेल्प से आप ट्रांसडक्शन का प्रोसेस भी समझ गए होंगे। आपने ये समझ लिया है कि एक कंडीशन थी कि जब बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया की सेल को, पूरी की पूरी बैक्टीरिया की सेल उसने डिस्ट्रॉय कर दी और वो अपने साथ बैक्टीरिया के डीएनए को लेके चला जाता है। तो जो लाइटिक साइकिल होता है बैक्टीरियोफेज का, उसके अंदर जो ट्रांसडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो ट्रांसडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इन दोनों टाइप के ट्रांसडक्शन के बारे में हम प्रीवियस वीडियो लेसन में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने ट्रांसडक्शन का पूरा प्रोसेस आपको समझाया था बैक्टीरिया के अंदर। अगर आपको जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको आई बटन पे एक लिंक दे रहा हूं, आप इस लिंक पे जाकर के ट्रांसडक्शन के पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। वहां पर ये दोनों के दोनों टाइप के ट्रांसडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर वायरस के अंदर सिर्फ लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल ही समझना था। तो ये दोनों चीजें हम समझ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं वायरस का क्लासिफिकेशन। वायरस को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास कई क्राइटेरिया मौजूद हैं। वायरस को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो हम वायरस को उसके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे, या फिर हम वायरस को उसके होस्ट के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे जिसको वो इन्फेक्ट करता है। अगर हम वायरस को उसके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर क्लासिफाई करें तो हमारे पास वायरस की दो कैटेगरी बन के आती है। पहली कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं डिऑक्सी वायरस को, और दूसरी कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं राइबो वायरस को। डिऑक्सी वायरस वो वायरस होता है जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और राइबो वायरस वो वायरस होता है जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोइड वी कैन क्लासिफाई वायरस इनटू टू कैटेगरीज। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करते हैं वायरस का, वो हम करते हैं उसके होस्ट के बेसिस पर, यानी किस होस्ट को वो इन्फेक्ट कर रहा है इस बेसिस पर भी हम वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम कैटेगरी बनाते हैं वायरस की, वो हम बनाते हैं प्लांट वायरस। प्लांट वायरस वो वायरस होते हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और वहाँ पर डिजीज करते हैं। इन वायरस को हम फाइटोफेजिनाई भी कहते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है एनिमल वायरस की। एनिमल वायरस हम उन वायरस को कहते हैं जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, इनको हम जूफेजिनाई भी कहते हैं। और थर्ड कैटेगरी हम बनाते हैं बैक्टीरियल वायरस की। ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है वायरस का ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। जिस होस्ट के ऊपर वायरस रहता है उसके आधार पर हमने वायरस की तीन कैटेगरी बना दी है। अब इन तीन कैटेगरी को हम अलग अलग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्लांट वायरस की। प्लांट वायरस को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम लेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस का एग्जाम्पल। प्लांट वायरस जो होते हैं वो सारे के सारे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी एक सेल के अंदर ही जाके रहते हैं और वहाँ पर डिजीज करते हैं। जितने भी प्लांट वायरस हैं वो हाईली पैथोजेनिक है, यानी बहुत ही भयंकर बीमारियां ये करते हैं। प्लांट वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, ये आप जानते हैं। प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने समझा था, एक शॉर्ट ट्रिक भी हमने बनाई थी। राम निवास अवस्थी पेड़ लगाता है। एक माली है हमारे घर में जो पेड़ लगाता है, उसका नाम है राम निवास अवस्थी, यानी कि आरएनए पेड़ यानी कि प्लांट्स। तो इस तरह से हम ये याद रख सकते हैं कि जितने भी प्लांट वायरस है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। कुछ प्लांट वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए की जगह डीएनए हो सकता है। उसका एक जीता जागता उदाहरण है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये होते हैं प्लांट वायरस। प्लांट वायरस की जो शेप होती है वो रोड की तरह से होते हैं, यानी कि ये आपको एक रोड की शेप में मिलेंगे। इसके अंदर आपको आरएनए मिलेगा और इसके अंदर आपको मिलेगा प्रोटीन्स। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है प्लांट वायरस की। प्लांट वायरस के पास कोई भी एनवेलप जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलती है। तो सारे के सारे प्लांट वायरस के ये कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। आज की वीडियो लेसन में हम जिस प्लांट वायरस की स्टडी करेंगे वो है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे पहला वायरस था जिसको डिस्कवर किया था और जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा गया था। इस इमेज में आप एक टोबैको मोज़ेक वायरस को देख रहे हैं। ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये रोड शेप स्ट्रक्चर है। इसकी जो ये लेंथ है ये 300 नैनोमीटर है
और इसकी जो ये विड्थ है वो होती है 18 नैनोमीटर। तो इस तरह से ये वायरस होता है। इसके बिल्कुल सेंटर में एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इसका आरएनए प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो कि सेंट्रल कोर में प्रेजेंट रहता है, यानी कि यहाँ पर आप एक खाली जगह देख रहे हैं जहाँ पर ये एक इसका स्ट्रैंड प्रेजेंट है और ये अंदर यहाँ पर इस तरह से लोकेटेड है। तो ये सेंट्रल में इसका आरएनए लोकेटेड है। इसके चारों तरफ यहाँ पर प्रोटीन का कोट प्रेजेंट है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड्स के अंदर छोटी छोटी सब यूनिट्स बनी हुई होती है जिनको हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। अगर इसको हम समझे तो इसके अंदर 95% प्रोटीन होता है और सिर्फ 5% ही आरएनए होता है, यानी कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है जिसके अंदर प्रोटीन की अधिकता होती है। टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको के अंदर मोज़ेक डिजीज करता है, यानी कि जो टोबैको की लीव्स होते हैं उसके ऊपर यहाँ पर धब्बे धब्बे से बन जाते हैं जिससे टोबैको का प्रोडक्शन गिर जाता है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया है। इसको हम समझे तो यहाँ पर इसके अंदर कैप्सिड होता है, प्रोटीन का ये बना हुआ खोल या इसको चारों तरफ सराउंड करने वाला एक आवरण होता है जो उसको चारों तरफ से घेरे रखता है। इसी को हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के अंदर बहुत ही छोटे छोटे कैप्सोमियर्स होते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैप्सोमियर्स की नंबर्स कितनी होती है? कैप्सोमियर्स की नंबर होते हैं 2130, यानी 2130 कैप्सोमियर्स होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार नीट के एग्जामिनेशन में आ चुका है। एग्जैक्ट नंबर्स आपसे पूछी जाती है कि कैप्सिड के अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस में कितने कैप्सोमियर्स होते हैं, तो आपको बता देना है 2130, 2130। ये आपको नंबर्स याद रखनी है। यहाँ पर जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये लिपटे हुए होते हैं। अब इनके सेंटर में होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, खोखली जगह होती है जिसके अंदर इसका न्यूक्लियोइड यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद रहता है। ये स्पाइरली कोइल्ड रहता है, यानी यहाँ पर ये एक स्पाइरल की फॉर्म में जैसे एक स्प्रिंग होता है इस तरह से इस कोर के अंदर लोकेटेड होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है टोबैको मोज़ेक वायरस की। टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में आपने समझ लिया है, यानी पहली कैटेगरी जो हमने वायरस की बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट वो हमने समझ लिया, दैट वाज प्लांट वायरस। सेकंड कैटेगरी होती है एनिमल वायरस की। जितने भी एनिमल वायरस होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। ज़्यादातर ये वर्टिब्रेट्स के अंदर डिजीज़ करते हैं, यानी कि ह्यूमंस के अंदर, पिजन, डॉग, काउ, बफेलो वगैरह के अंदर ये डिजीज़ करते हैं। चमगादड़ वगैरह के अंदर भी ये बहुत भयंकर डिजीज़ करते हैं। ये भी आप जानते हैं कि जो एनिमल वायरस होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई भी हो सकता है, हाईली पैथोजेनिक है और ये वायरुलेंट रिएक्शन करते हैं। वायरुलेंट रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं कि ये आक्रामक अवस्था में आ जाते हैं, हमारी सेल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके अपनी नंबर्स को बढ़ा देते हैं। इनकी नंबर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर इनके अटैक से हम बच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इनका अटैक ज़्यादा होता है तो जान भी जा सकती है। इनके अटैक से हमें बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ हमारे अंदर ज़रूरी है बननी, वो होती है एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो हमें वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमल वायरस हमारे रिसेंट पास्ट में आए हैं जिन्होंने ह्यूमंस को बहुत ही ड्रास्टिकली अफेक्ट किया है। उनमें से कुछ वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो वायरस अभी रिसेंटली चल भी रहा है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन करता है उस डिजीज़ को हम बोलते हैं कोरोना वायरस डिजीज़। कोरोना वायरस डिजीज़ का पूरा नाम है कोविड-19। कोविड-19 की फुल फॉर्म में यहाँ पर CO यानी कोरोना, VI यानी कि वायरस, D यानी कि डिजीज़, 19 यानी कि ये आई थी 2019 में। तो ये इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। जो वायरस कोविड-19 डिजीज़ को करता है उसका नाम होता है SARS-CoV-2 वायरस। सार्स की भी एक्सपेंडेड फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। यहाँ पर कोरोना वायरस 2 इसलिए लगाया हुआ है कि सार्स का जो वायरस है वो पहले भी आ चुका है, पहले भी इसने डिजीज कर चुका है, ये पहले भी ये रेस्पिरेटरी इलनेस वगैरह करता था। इसी का दूसरा फॉर्म, दूसरी बदली हुई रूप में ये आया और इसने अब की बार बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी कोरोना के रूप में। तो ये जो वायरस है ये ज़्यादातर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ज़्यादातर लोगों को इसकी जो इलनेस आती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती है। इसके अंदर सांस लेने में मेनली तकलीफ होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से करता है और जो लंग्स होते हैं पूरी तरह से उनको ये ब्लॉक कर देता है। ये माइल्ड इफेक्ट होता है, अगर इसका सीवियर इफेक्ट है तो एक इंडिविजुअल की जान भी जा सकती है। और ज़्यादातर ऐसे लोगों में जिसके अंदर पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है उनके ऊपर इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल पहले से ही कुछ
कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से परेशान है, यानी कि उसको हार्ट की बीमारी है, कोई डायबिटीज़ है किसी इंडिविजुअल को, कोई और दूसरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है यानी अस्थमा वगैरह है, और उसको अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी ये जान ले लेता है। अदरवाइज इसके जो सिम्टम्स हैं वो या तो माइल्ड होंगे या थोड़े से हाई सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल की जान इसमें बच सकती है। बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस हुआ और वो घर पे ही ठीक हो गए, क्योंकि उनका जो इन्फेक्शन था वो माइल्ड था और उनके अंदर जो एंटीबॉडीज थे वो इसके अगेंस्ट बन गए थे। इसका जो इन्फेक्शन होता है वो एयर के थ्रू होता है, एक ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू होता है जिसको पहले से कोरोना वायरस है, उसके माउथ से, उसकी नोज से छोटे छोटे लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे ही वो रिलीज होते हैं उनके थ्रू कोरोना वायरस एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है, और एनवायरनमेंट के थ्रू ये दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल के रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर के लंग्स में ये ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से कोरोना वायरस हमारे अंदर डिजीज करता है। ये एक एनिमल वायरस है। दूसरा एनिमल वायरस जो कि बहुत ही पोटेंट है वो होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो बिल्कुल ओवल शेप में होता है, इसके अंदर जेनेटिक मेटेरियल आरएनए होता है, ये स्फेरिकल होता है और ये हमारे अंदर फ्लू के सिम्टम्स करता है, यानी कि फीवर हो जाता है, छींकें आती हैं और इस टाइप की सारे के सारे सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। पोलियो वायरस के बारे में भी आप जानते होंगे। पोलियो वायरस बहुत ही छोटा सा वायरस होता है, इसके अंदर 75% प्रोटीन होता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। पोलियो के अंदर ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालता है, उनके अंदर पैरालिसिस कर देता है, हाथ पैर वगैरह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं इसके अंदर। रेबीज जो होता है ये भी एक वायरस होता है, इसका भी नाम आपने सुना होगा। ये डॉग्स के अंदर भी रहता है, डॉग्स के काटने से ही हमारे अंदर पहुंच जाता है। जिसके अंदर ये वायरस पहुंच जाता है उसके अंदर ये हाइड्रोफोबिया कर देता है, यानी उस इंडिविजुअल को पानी से डर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारी ये सिम्टम्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनिमल वायरस के। इसके अलावा कुछ एनिमल वायरस जैसे कि स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और मीजल्स भी होते हैं। स्मॉल पॉक्स के अंदर जो स्किन होती है उसके अंदर छोटे छोटे पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, इस तरह के राउंडेड दाने दाने से बन जाते हैं, पूरी की पूरी स्किन के अंदर रैसेज हो जाते हैं। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। स्मॉल पॉक्स वायरस को वैक्सीनेशन से ठीक किया जा सकता है। हर्पीज जो वायरस होता है इसके अंदर जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं यानी जेनिटल्स होते हैं और जो माउथ होता है उसके पास में बड़े साइज के ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। हर्पीज वायरस का जो डैमेज होता है वो सीवियर हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स पर भी हो सकता है अगर इसको टाइम पर ट्रीट ना किया जाए। मीजल्स जो डिजीज होती है इसका इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों में होता है। मीजल्स के अंदर बच्चों की जो स्किन होती है उसके ऊपर रेड रेड कलर के रैशेज बन जाते हैं, फीवर भी उनको आता है। इसको भी प्रॉपर वैक्सीनेशन की हेल्प से ठीक किया जा सकता है। और यही अच्छी बात है कि इन सारे के सारे वायरस के खिलाफ अभी तक हमने प्रॉपर वैक्सीनेशन डेवलप कर लिया है। इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनते हैं उनका हम यूटिलाइज कर लेते हैं और उनसे वैक्सीन प्रिपेयर कर देते हैं। इसके साथ ही कुछ और कॉमन वायरस की अगर हम बात करें तो एड्स आता है, कंजक्टिवाइटिस आती है और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी वायरल इन्फेक्शंस हैं जो हमारे अंदर हो जाते हैं। एड्स की फुल फॉर्म आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पर इसको हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम वर्ड का यूज यहाँ पर किया जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर एक डिजीज का वर्ड यूज नहीं किया जा रहा है क्योंकि एड्स का कोई पार्टिकुलर सिम्टम नहीं होता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे बीमारियों को साथ में लेके आते हैं, यानी कि अगर एड्स का जो वायरस है HIV वायरस अगर एंटर कर जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो ये जाकर के हमारी इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट डालता है। इम्यूनिटी कम हो जाती है एक इंडिविजुअल की और इम्यूनिटी कम हो जाने से उसके अंदर और दूसरी बीमारियां आ जाती है। यानी कि एड्स से एज सच कोई ऐसा लक्षण नहीं होता है कि उसकी बीमारी का ये लक्षण होता है। दूसरी बीमारियों से इंसान मर जाता है, यानी कि उसकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि और दूसरी बीमारियां उसको घेर लेती है। इसी वजह से एड्स के सामने डिजीज ना यूज करके सिंड्रोम वर्ड का यूज किया जाता है। एक और वायरस है जो बहुत ही फेमस होता है, कंजक्टिवाइटिस। इसको जो करता है उसका नाम है ह्यूमन एडिनो वायरस। यहाँ पर आप आंख देख रहे हैं, एक नॉर्मल आंख है। इसके अंदर जो आई का व्हाइट पार्ट है ये वाला, इसके ऊपर जो पतली सी लेयर होती है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं, उसके अंदर ये जो वायरस है ये अपना इन्फेक्शन करता है और यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंट कंजक्टिवा की मेम्ब्रेन होते हैं इसके अंदर जो नर्व्स होती हैं वो यहाँ पर पिंक कलर की दिखाई देना स्टार्ट कर देती है। इसी वजह से इसको पिंक आई भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस के अंदर आंखों के अंदर आपको रेडनेस से दिखाई देना शुरू हो जाती है। इन सारे के सारे एनिमल वायरस की डिजीजेज के अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हमारे सामने अवेलेबल हैं जो ह्यूमंस के अंदर डिजीज करते हैं और जो सारे के सारे जिनके पीछे कारण
एनिमल वायरस ही होते हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीजेज और भी है। तो ये एग्जांपल्स हो गए कुछ एनिमल वायरस के। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं बैक्टीरियल वायरस के। बैक्टीरियल वायरस का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल भी इन्फेक्ट नहीं करता है। बैक्टीरियोफेज जो हम स्टडी करते हैं, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है इसको इन्फेक्ट करता है और इसी की हम स्टडी करते हैं। इस बैक्टीरियोफेज को हम कोलाई फेज कहते हैं, यानी कि वो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रेन जो ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम कोलाई फेज कहते हैं। इसकी स्टडी हम करते हैं और इसी की बेसिक स्ट्रक्चर हम अभी समझेंगे। इसकी खासियत ये होती है कि इसके पास लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं, इसकी हेल्प से ये एक बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करता है, उसके अंदर एक छोटा सा होल कर देता है और उसके थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल भेज देता है। इस फेज का इस्तेमाल किया था हर्सी एंड चेस ने, ये प्रूव करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। ये टर्म आपको याद रखना है कि हर्सी एंड चेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास डीएनए होता है, डीएनए के थ्रू ही जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका ट्रांसमिशन होता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज किया था बैक्टीरियोफेज का। अब हर्सी एंड चेस का क्या एक्सपेरिमेंट है वो आप आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में वो नहीं है, ना ही आज का हमारा वो टॉपिक है, बस आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। तो अगर हम बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर को समझे तो इसके पास एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ये भी प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, इसको कैप्सिड कहते हैं। इसके अंदर भी छोटी छोटी सब यूनिट्स होते हैं जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। इसका जो हेड होता है और उसकी जो टेल वाला पोर्शन होता है नीचे वाला, इनकी जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। हेड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल रहता है, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम कोलाई फेज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। इसकी जो टेल होती है वो छोटी छोटी स्फेरिकल रिंग्स की बनी हुई होती है। यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे होंगे। ये जो रिंग्स हैं एक दूसरे के ऊपर रखी रहती हैं और इनके अंदर एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो रिंग्स होती हैं, सबसे लोएस्ट जो रिंग होती है उसको हम बेसल प्लेट बोलते हैं। बेसल प्लेट ये वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बेसल प्लेट है। बेसल प्लेट से यहाँ पर 6 स्पाइक्स निकले रहते हैं और इन स्पाइक्स से होकर के टेल फाइबर्स निकले हुए होते हैं। जो टेल फाइबर्स होते हैं उनकी नंबर्स 6 होती है, यानी 6 टेल फाइबर्स बेसल प्लेट के 6 स्पाइक्स से निकलते हैं। यानी कि ये जो बेसल प्लेट है इसके ऊपर यहाँ पर 6 स्पाइक्स बने, 1 2 3 4 5 6, और इनसे यहाँ पर टेल फाइबर्स निकले हुए हैं इस तरह से। ये जो टेल फाइबर्स होते हैं ये बैक्टीरियोफेज की हेल्प करते हैं दूसरी सेल के साथ अटैचमेंट करने में, ये दूसरी सेल के रिसेप्टर के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। बैक्टीरियोफेज के अलावा कुछ और ऐसे वायरस होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल बैक्टीरियोफेज के जैसी ही होती है और वे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जा करके अटैक करते हैं। जैसे कि एक साइनोफेज होता है जो दिखने में बिल्कुल बैक्टीरियोफेज जैसे ही होता है, लेकिन ये इन्फेक्ट करता है ब्लू ग्रीन एल्गी को। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता है, स्ट्रक्चर मोर और लेस बैक्टीरियोफेज के जैसी होती है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए कि साइनोफेज वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, तो आंसर होगा साइनोफेज इन्फेक्ट्स ब्लू ग्रीन एल्गी। इट इज मोर और लेस सिमिलर टू बैक्टीरियोफेज। इसके साथ ही जो वायरस फंजाई को इन्फेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं माइकोफेज, और अगर वायरस एल्गी को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फाइकोफेज। तो ये कुछ सिंपल टर्म्स है, ये आपको याद रखने हैं। माइकोफेज आप याद रख लेंगे, mycology is the branch of biology in which we study about fungi and phycology is the branch of biology in which we study about algae. So जो वायरस एल्गी को इन्फेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे फाइकोफेज, और जो वायरस फंजाई को इन्फेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे माइकोफेज। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेसन जिसके अंदर हमने पढ़ा वायरस का क्लासिफिकेशन और लाइफ साइकिल। इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेसन को कंक्लूड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जितनी चीज़ें आज आपने पढ़ी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कोई आपका डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स जरूर पूछिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।